वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यूज के बारे में। तो ये इसके थ्रू हम साइंस को रिवाइज करते हैं। सो दिस इज सेट नंबर 72। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है, डिटेल सवाल है, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं डिटेल में। अगर ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर मेरे बाकी के सीरीज भी देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और उन सब के पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर किए जाते हैं। इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। आसान सवाल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है रेंसिडिटी ऑफ फूड अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक फिनोमिना की बात कर रहा है, एक प्रोसेस की बात कर रहा है जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी की वजह से क्या होता है, फूड जो है खराब हो जाता है। ओके, रेंसिडिटी की वजह से। तो ये क्या होता है, रेंसिडिटी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अगर आप केमिस्ट्री के पर्पज से देखें तो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री रेंसिडिटी ऑफ फूड जो है वो किस तरीके का रिएक्शन है, वो ऑक्सीडेशन है, वो रिडक्शन है, वो कॉम्बिनेशन है या डीकम्पोजिशन है रिएक्शन। बताइए। बहुत ही आसान सवाल, छोटी क्लासेस का सवाल है ये। क्लास 7 या 8 में हम लोगों ने इसको पढ़ा था रेंसिडिटी के बारे में। तो यस, इसका सही जवाब जो है 1 है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। होता क्या है रेंसिडिटी में, ये जो प्रोसेस होता है, देखिए चिप्स खराब हो जाते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। फैट जो होती है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑयल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। कैसे होता है वो, जब उसको एयर में, लाइट में या मॉइस्चराइजर में बाय बैक्टीरियल एक्शन तो एक्सपोज जब हो जाता है वो, तो उसके बाद जो है फूड के अंदर जो फैट और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं वो खराब हो जाते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल आना शुरू हो जाती है उस खाने में। So specifically it is hydrolysis or auto oxidation of fat in short chain aldehydes, ketones and free fatty acid। अब देखिए इसकी इतनी डिटेल मैं आपको क्यों देती हूँ, क्योंकि सवाल जो है ना, आज ये वाला सवाल आपने देखा रेंसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। बट अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ें लिखते हैं, अगर आपको मिल रही हैं पीडीएफ में, तो उसका मतलब है अगली बार सवाल जो है यहाँ से भी हो सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई रेंसिडिटी में एक्चुअली क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन तो हो रही है, रट्टा लगा लिया आपने, बट किसकी हो रही है, फैट्स की और ऑयल्स की हो रही है। फैट और जो ऑयल्स है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, वो शॉर्ट चेन एल्डिहाइड्स बन गए, कीटोन्स बन गए और फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो ये सारे बातें भी आपको उतने ही तरीके से पता होनी चाहिए जितना कि आपको ये पता होना चाहिए रेंसिडिटी होती क्या है, राइट। ये जो है और एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, उसको हम रोक कैसे सकते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जिस फूड के अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट है उसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं, एक तरीका। फूड आइटम्स लेफ्ट ओवर कैन बी रेफ्रिजरेटेड, जो भी खाना बचा है जिसके अंदर ऑयल वगैरह है उसको आपको रेफ्रिजरेट करना चाहिए। फ्लश द फूड विद नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस डालोगे तो वो फूड जो है किसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। यूज टाइट कंटेनर व्हेन एयर इज नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद फूड। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप कर सकते हैं अपने फूड को रेंसिडिटी से बचाने के लिए। कौन सा फूड रेंसिड होता है, फैट और ऑयल वाला फूड रेंसिड होता है। क्या क्या डाल सकते हैं आप, नाइट्रोजन डाल सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं, टाइट कंटेनर में बंद कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, राइट। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है इन वाइट वॉशिंग, जो हम वाइट वॉश करते हैं दीवारों के ऊपर, पहले बहुत ज्यादा किया करते थे, अभी तो आप सब लोग एशियन पेंट्स एंड सब सारी चीजें करते हैं। रूरल एरिया में आपको अभी भी वाइट वॉशिंग मिलेगी देखने को। तो वाइट वॉशिंग जो है, वॉल्स आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की थिन लेयर लगा दी जाती है दीवारों पे। बहुत अच्छा सवाल है ये। और फिर क्या करते हैं हम, विच विल रिएक्ट विद वन ऑफ द गैस इन द एयर एंड फॉर्म्स अ शाइनी थिन लेयर आफ्टर 2-3 डेज। तो कौन सी जो गैस है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है जिससे कि हमारी दीवारें चमकना शुरू हो जाती हैं। देखिए, वाइट वॉश जो सफ़ेद रंग की वाइट वॉश कर दी जाती थी घर पे, अभी भी की जाती होगी, बहुत सारी जगह पे की जाती है। तो होता क्या था, एकदम से हमें जो रूम है ना वो एकदम से चमचमाता हुआ नहीं दिखता था। तो हमारे जो लेबर्स होते थे या जो लोग कॉन्ट्रैक्टर होता था वो हमें बताया करता था कि भाई 3-4 दिन के बाद जो है आपको ये बहुत ज़्यादा वाइट नज़र आने वाला है, राइट। तो ये सब आप जानते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो उसके ऊपर हम कर देते हैं पेंट। तो फिर कौन सी गैस जो है उसके साथ रिएक्ट करती है
जिसकी वजह से वो दीवारें चमकना शुरू हो जाती हैं 2-3 दिन बाद। ओके, बताएं। ऑक्सीजन रिएक्ट करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या नाइट्रोजन है या वाटर वेपर है, क्या रिएक्ट करता है? तो इसके साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और लेयर बनाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज स्लैग्ड लाइम जो है इज प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर। तो केमिस्ट्री की क्लास 6, 7 या 8 क्लास की एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था, वाटर के साथ जब क्विक लाइम, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स। क्या करते थे वो, एक केमिकल सा लेके आते थे बड़े से ड्रम में, उसको डाल देते थे, दूर हटने को कह दिया जाता था हम सबको, फिर वो वाइट वॉश की जाती थी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है फिर वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो किसकी थिन लेयर बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर बन जाती है। क्या होता है, पहले वाइट वॉशिंग कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो, फिर जब वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर 2 to 3 days। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? had a chemical formula of CaCO3 and the chemical formula for marble is also CaCO3। ओके, वो हम जानते हैं, हमने एनसीईआरटी के अंदर ये सारी चीज़ें अलग से पढ़ी हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, अप्लाइड पार्ट से था। इस तरीके के सवाल आपको ज़रूर मिलते हैं और मिलते रहेंगे आपको इसी तरीके के सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, दांत में जो इनेमल होता है, टूथ इनेमल, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। ये हम जानते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है हमारी बॉडी के अंदर, इनेमल। मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अभी पूछा जा रहा है भैया बना किससे हुआ है। ओके, सेकेंड लेवल क्वेश्चन है, किससे बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, या कैल्शियम ऑक्सलेट से बना है? बताएं। बहुत अच्छा सवाल है ये, आपको मिल सकता है ये सवाल अपने एग्जाम में। बताएं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्सलेट, क्या बनाता है इनेमल? ओके, बताएं। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ओके, कैसे? टूथ इनेमल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। ये क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है। ये एक तरीके का कैल्शियम फॉस्फेट ही है जिसका क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ये डिजोल्व नहीं होता वाटर में, बट इट कैन कोरोड हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा लो पीएच वाला खाना खाएंगे, एसिडिक खाना खाएंगे तो। और दूसरा, अगर आप खाना के बाद ब्रश नहीं करते हैं तो बैक्टीरियाज भी एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में जो है दांत जो है कोरोड हो सकते हैं। शुगर की जब डिग्रेडेशन होती है, बैक्टीरिया जब शुगर कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो डिग्रेडेशन होती है उससे एसिड निकलता है बैक्टीरिया के एक्शन से। तो जो एसिड निकलता है वो हमारे दांत को खराब करता है। शुगर हमारे दांत को नहीं खराब करता। शुगर के वजह से जो एसिड निकलता है, जो शुगर आपके दांत में लगा रह गया, आपने ब्रश नहीं किया तो शुगर के ऊपर बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया उसको कंज्यूम करेगा, उसकी कंजम्पशन के बाद जो शुगर का बाय प्रोडक्ट बनेगा वो एसिड होगा, उस एसिड से दांत खराब होता है। तो ये चीज़ को आप भूल जाइए कि अगर आप मीठा ज़्यादा खाएंगे तो दांत खराब होंगे। मीठा ज़्यादा खाने से दांत नहीं खराब होते, आप मोटे हो सकते हैं। दांत खराब होते हैं अगर आप ब्रश नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये समझ लो आप। अगर ये दांत का स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला जो है हमारे गम्स हैं, ये वाला पोर्शन हमारे नीचे रहता है गम्स के और ये वाला ऊपर रहता है। तो सबसे बाहर वाली लेयर है इनेमल, फिर ये पूरी बाहर वाली लेयर, फिर ये डेंटिन है और फिर ये पल्प है। ओके, पल्प के अंदर दांत की ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है। तो ये किससे बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, राइट। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आयोडीन जो है, आयोडीन इज वन द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ डाइट। हमारे डाइट में हमको आयोडीन खाना चाहिए, हमारे डाइट का एसेंशियल पार्ट है। मोस्टली वी ट्राई टू यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं हम टू कोप विद द आयोडीन डेफिशिएंसी। फॉर रिलीज एंड सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आयोडीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल। कौन से हार्मोन के लिए जो है आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आयोडीन हमें खाना चाहिए। आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमको क्या हो सकता है? गॉइटर हो सकता है। ओके, तो कौन सा हार्मोन जो है उसमें अफेक्ट हो जाता है जिसके लिए आयोडीन जो है वेरी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताएं। ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है या एड्रेनलिन है? सबको पता होगा, आपने रट के रखा होगा ये सवाल तो बिल्कुल अच्छे से। तो इसका जवाब है थायरॉक्सिन। तो आप सबने रटा हुआ है इसलिए आपको पता है। ओके, ठीक है। थायरॉक्सिन है वो हार्मोन
जिसके लिए प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन जो है मेन कंपोनेंट है। तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरॉक्सिन जो है प्रोड्यूस करती है। थायरॉक्सिन क्या रेगुलेट करता है, अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का मेटाबॉलिज्म को हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है और हमारी को एक बैलेंस ग्रोथ प्रोवाइड करता है। तो आयोडीन क्या है, एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। इन केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी क्या हो जाता है, गोइटर। गोइटर क्या है, स्वेलिंग आ जाती है हमारी ग्लैंड के अंदर। वन ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिजीज इज स्वोलन नेक एंड दीज थायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन नेक रीजन। आयोडीन डेफिशिएंसी कैन कॉज परमानेंट ब्रेन डैमेज एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन बेबीज। अगर कोई बहुत ज़्यादा आयोडीन डेफिशिएंसी की में ही बड़ा हो रहा है कोई बच्चा, और या किसी पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो आप समझ लीजिए उसकी मेंटल जो अलर्टनेस, मेंटल ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है। ओके, तो आयोडीन जो है हमारे बेसिक फंक्शनिंग के लिए, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए भी और हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए भी, राइट। ये देखिए थायराइड ग्लैंड, ये रही थायराइड ग्लैंड हमारी, इस्तेमस है ये। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर गोइटर हो जाता है, ये आप जानते हैं, आप पढ़ लेना इसमें से PDF डाउनलोड करके, राइट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। बहुत अच्छा सवाल है, NCERT का सवाल है, ठीक है। तो पहले इसमें बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है, सेल के अंदर रहता है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनली है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉन्ग, गलत स्टेटमेंट अपन को ढूंढ लेना है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है, उसके बारे में कुछ 4 स्टेटमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, आपको बताना कौन कौन से इनकरेक्ट है। ओके, पहला स्टेटमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बच्चे ने रट के रखा हुआ है, नर्सरी क्लास के बच्चे से भी पूछोगे ना आप पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, तो वो बताएगा माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, तो इस पे अगर आपको पता है ना कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो सारी दुनिया को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, करेक्ट है ये तो। और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ATP विच इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ATP प्रोड्यूस करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसको सेल की, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, लाइक अदर सेल ऑर्गेनलीज माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट हैव देयर ओन DNA, उसके पास अपना DNA नहीं होता, दूसरा स्टेटमेंट है। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। और चौथा है, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। 4 तरीके के आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बता दो अब जल्दी से कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट्स कौन से है। तो ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो मतलब 2 ठीक है और 2 गलत हैं। तो अब सबसे पहले तो देख लो जी ठीक स्टेटमेंट आपको कौन सा लग रहा है इसमें से। अगर आपको सारे नहीं पता ना, तो सबसे पहले ठीक स्टेटमेंट देख लो। तो पहला स्टेटमेंट पावर हाउस है, ये सेल का ATP प्रोड्यूस करती है, बच्चा जानता है, तो ये तो स्टेटमेंट है करेक्ट, तो A करेक्ट है। तो इनकरेक्ट में A तो नहीं आएगा, हटा दो भैया A जिसके अंदर है, तो पहले ऑप्शन के अंदर A है, हटा दो इसको। फिर देखो दूसरा, लाइक अदर सेल ऑर्गेनलीज माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट हैव देयर ओन DNA, तो ये भी हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था कि जो DNA होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी DNA होता है, एक्सेप्शन में पढ़ा था ना हमने। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA होता है, ये स्टेटमेंट हो गया गलत, तो B आएगा जवाब के अंदर। तो B और D है एक, और B और C है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा, B नहीं है इसके अंदर, ये नहीं हो सकता और फर्स्ट नहीं हो सकता, B और C भी हो सकता है, B और D भी हो सकता है। C देख लो, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, ये आपको पता है या नहीं पता है, एक बार देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये तो आपको पता है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। तो B और D इज द राइट आंसर, तो 4 इज द राइट आंसर, B और D राइट आंसर है। समझ गए आप, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थे सारे स्टेटमेंट। उसको पावर हाउस कहते हैं सेल का, बिल्कुल सही बात। ATP प्रोड्यूस करता है, एकदम सही बात। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर DNA होता है, एकदम सही बात। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता, एकदम गलत बात। इस तरीके से आपको जो भी कुछ पढ़ रहे हो ना, उसके बारे में जितने भी 4-5 स्टेटमेंट बनते हैं, 2 बन सकते हैं किसी के बारे में, वो आपको पता होने चाहिए सारे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक ही स्टेटमेंट पता है उसके बारे में। अगर आपको एक स्टेटमेंट पता होगा तो हो सकता है आप इजी वाले क्वेश्चन तो कर दोगे सॉल्व, अगर ये क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे। तो इसलिए आपको 3-4 पता होने चाहिए। तो ये पूरा आप पढ़ लो। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर DNA होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है, पावर हाउस है सेल का, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, साइटोप्लाज्म के अंदर है सारी ऑर्गेनेलीज।
राइट, अच्छा सवाल था। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट फंगाई आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है अब आपसे। सो पढ़ो, दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स क्या होते थे? प्रिमिटिव सेल्स। दो तरीके की सेल है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या थे? प्रिमिटिव सेल। यूकैरियोट मॉडर्न सेल, मतलब जिसके अंदर सारे न्यूक्लियस व्यूक्लियस सब प्रेजेंट है। तो दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, पहली स्टेटमेंट दे रखी है। दूसरी, सम फंगस आर सैप्रोट्रोप्स एंड अदर्स आर पैरासाइट्स। तीसरी स्टेटमेंट, देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ चिटिन, दे प्रेफर टू ग्रो इन अ कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये चार स्टेटमेंट दे रखी हैं आपको फंगस के बारे में। आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट कौन कौन सी है। ओके पहले तो देख लो इनकरेक्ट कौन सी है। दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि ये यूकैरियोट्स होते हैं, इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है अपना। तो पहला ए तो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट जो करेक्ट है उसके अंदर ए नहीं आएगा, तो ये दोनों हटा दो, दोनों में ए है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा सॉरी, हमें तो ढूंढनी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला जो है ये तो इनकरेक्ट है, तो ए और बी और सी एंड ए दोनों के अंदर ए है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको हटा दो। ओके, ऑब्वियसली बात है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हटा दिया हमने, हमें करेक्ट ढूंढनी है। सम फंगस आर सैप्रोट्रोप्स एंड अदर्स आर पैरासाइट। सैप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? डेड जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसको गला के उसको उसी को खाते हैं। और पैरासाइट्स क्या होता है? कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जिसके ऊपर सीधा फंगस अटैच हो जाएगी और उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगी। तो फंगस जो होते हैं सैप्रोट्रोप्स भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो बी स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है। तो बी किस में है? तो बी इसमें है, तो यही इसका सही जवाब है, बी एंड सी। ठीक है, तो अब आप देख लो फंगस के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करते हो तो हीट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हीट्रोट्रोपिक अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यूकैरियोटिक ट्रू सेल्स हैं ये, जिनका न्यूक्लियस वगैरह सब होता है। कुछ जो होते हैं डिके ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर खाना खाते हैं, ये बताया था मैंने, उनको सैप्रोट्रोप्स कहते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, उसके ऊपर फंगस लग जाएगी और वो उसको गला गला के उसको कंज्यूम कर लेगी। दूसरे जो होते हैं वो लिविंग प्रोटोप्लाज्म के ऊपर लगते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा था, हमने बात किया था ब्लैक फंगस के बारे में, जब आ गया कोरोना के बाद येलो फंगस, वो क्या था? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहे थे, तो उनको पैरासाइट कह दिया। बहुत सारे जो होते हैं दे हैव कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बन जाते हैं सर्टन एज। जो फंगस होते हैं लाइज इन द परमानेंटली म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहते हैं। ओके, लाइकन्स किसको कहते हैं? अगर म्यूचुअली डिपेंडेंट ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ रहेंगे तो क्या बोलेंगे? उसको हम लाइकन्स बोलेंगे। और क्या स्टेटमेंट थी? चार स्टेटमेंट थी ना। दे प्रेफर टू ग्रो इन कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। नो, ये कौन से क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं? हॉट एंड मतलब वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, कोल्ड में नहीं। कोल्ड में ग्रो नहीं कर पाएंगे, जब वार्म मिलेगा इनको थोड़ा सा क्लाइमेट और ह्यूमिड मिलेगा तब ये ग्रो करते हैं, राइट। तो उसमें नहीं रहना पसंद करते ये। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप पढ़ सकते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 7, ये आपसे पूछा गया था, कर्नाटका पीसीएस में पूछा गया सवाल है 2017 में। तो 2017 में कर्नाटका पीसीएस में पूछा गया था सवाल। इसमें आपसे पूछा गया है, नासा हैज लॉन्च्ड OSIRIS, ये एक मिशन है, फॉर अ मिशन विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्रॉम द USA। चूज द मिशन ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो मिशन था इसका क्या ऑब्जेक्टिव था USA से जो लॉन्च किया गया था? तो कहाँ से उठाया था इन्होंने ये सवाल? 2017 में इन्होंने उठाया था करंट अफेयर्स से। तो अब इसके बारे में पूरा पता करना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स से सवाल पूछा गया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर्स था 2017 का। हम एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो 22 के लिए। ओके, तो अभी ये आपके लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे देखिए कैसे टेक्नोलॉजिकली सवाल पूछा गया कर्नाटका पीसीएस में। तो इसमें बताओ क्या है ये, क्या किस लिए था ये मिशन? टू डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर, टू एक्सप्लोर मून्स ऑफ जुपिटर, टू रीच मार्स सरफेस, टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स। तो यही इसका राइट आंसर है, बेनू एंड रिटर्न टू द अर्थ। ये जो थे एस्ट्रॉइड्स का सैंपल कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था। डिटेल आप इसकी पढ़ लेना, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि 2017 का सवाल है, ठीक है। 2017 के करंट अफेयर्स का सवाल है, स्टैटिक का होता तो मैं बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करती। फिर देखिए दूसरा सवाल कर्नाटका पीसीएस ने 2017 में ही पूछा अबाउट सिनलाइट। सिनलाइट के बारे में उन्होंने सवाल पूछा। तो सिनलाइट क्या होती है ये पूछा, ऑब्वियसली बात है उस टाइम के करंट अफेयर्स का सवाल है। तो ये क्या है? अ रिसेंटली डिस्कवर्ड प्लेस बाय नासा विच प्रोड्यूसेस लाइट ऑन इट्स ओन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन।
तो करंट अफेयर्स का सवाल है, तो ये जो इसका सही जवाब है वो है सी। तो इट इज़ अ प्रोजेक्ट टू सिमुलेट सनलाइट बाय प्रोड्यूसिंग ए आर्टिफिशियल सन। तो ये एक प्रोजेक्ट है, अभी भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? प्रोजेक्ट है तो चल रहा है अभी भी, ओके। तो ये प्रोजेक्ट है जो कि आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसके बारे में आपको डिटेल में ज़रूर पढ़ लो। तो सनलाइट क्या है? सनलाइट is an artificially produced sun है that uses xenon high performance lamps to generate artificial light for research purpose। तो रिसर्च पर्पस के लिए हमने अपना आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब ये लॉन्ग शॉट है। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सन नहीं है और अगर हमें सर्वाइव करना है, फोटोसिंथेसिस भी करना है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल सन बनाने की ट्राई चल रही है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 149 स्पॉटलाइट्स ईच विद द लाइट आउटपुट ऑफ लार्ज सिनेमा प्रोजेक्टर। तो ये इतनी बड़ी बड़ी लाइट सारी लगा दी गई हैं। तो सिनलाइट सोलर रिएक्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम DLR इंस्टीट्यूट फॉर सोलर रिसर्च, ओके। तो ये तो अभी भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप देख सकते हैं। चाइना ने भी सक्सेसफुली अपना टेस्ट किया आर्टिफिशियल सन, 5 टाइम हॉटर है नेचुरल सन से, 70 मिलियन डिग्री। चाइना भाई बहुत एडवांस है टेक्नोलॉजी में। आप चाहे कुछ भी कहें, पॉलिटिकली हम चाहे उसे कुछ भी कहते रहें, इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पे हम उसे कुछ भी कहते रहें, बट ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे है, ओके। अगला सवाल जो है MPPCS 2016 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं आपसे। पहली स्टेटमेंट है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI ये जनरेट करता है थिन सेक्शन इमेज ऑफ एन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी के थिन सेक्शंस की इमेज को बनाता है। दूसरा है CT स्कैन इज सुपीरियर टू एक्सरे एंड MRI। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बता दीजिए कौन सी इसमें से करेक्ट है। पहली सिर्फ करेक्ट है, दूसरी सिर्फ करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है, बताएं। तो MRI जो है आप अब तो बहुत कॉमन है, MRI CT स्कैन एक्सरे, तो आपको पता होना चाहिए एक्सरे किस प्रिंसिपल पे काम करती है, CT स्कैन कैसे काम करता है और MRI कैसे काम करता है, ओके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन में हम इसको कवर भी करेंगे अलग से, जो चीज़ें हमने इसमें कवर नहीं की NCERT में। तो इसका सही जवाब है 1 ओनली। तो MRI जो है वो एक सेक्शंस की इमेज को दिखाता है, मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है यूज इन रेडियोलॉजी, जिसमें हम क्या करेंगे, एक सेक्शंस को दिखाएंगे। बट अगर हम बात करते हैं MRI CT स्कैन और एक्सरे, तो ऑब्वियस ही बात है MRI ज़्यादा सुपीरियर है, CT स्कैन सुपीरियर नहीं है, MRI इज मोर सुपीरियर। तो CT स्कैन क्या करता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन है ये। सो ये मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसमें रेडियोलॉजी टू ऑब्टेन द डिटेल इंटरनल इमेज ऑफ द बॉडी non-invisively for diagnostic purpose. The purpose that perform CT are called radiographers और radio technology। पढ़ लेना आप इसको, लेकिन MRI सुपीरियर है सबसे। अगला क्वेश्चन जो है आखिरी सवाल इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है pH स्केल के बारे में। The pH scale used to measure acidity and alkalinity of water solution is based on the concentration of hydrogen ions. Which of the following is not acidic? MPPCS 2016 में कौन सा इसमें से एसिडिक नहीं है? बनाना एसिडिक नहीं है, ब्लड एसिडिक नहीं है, मिल्क एसिडिक नहीं है, या टोमेटोज एसिडिक नहीं है, बताएं। बड़ा अच्छा सवाल है, बताएं। एसिडिटी जो है उसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को मेजर कर रहे हैं, दैट इज ट्रू। इन 4 सैंपल्स में से कौन सा जो है एसिडिक नहीं है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ओके। तो इसका सही जवाब बनता है ब्लड। तो अगर हम बात करते हैं ब्लड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, तो इट इज डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी। एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्लूडिंग ब्लड इज इंडिकेटेड द pH स्केल। तो pH स्केल जो होता है ये आप सारा जानते हैं, 14 है, 7 से ऊपर आगे पीछे जाएगा तो ये होगा। तो अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं ब्लड की, ब्लड इज नॉर्मली स्लाइटली बेसिक है, बट उसको हम रेंज में क्या रखते हैं, न्यूट्रल ही रखते हैं उसको। 7.34 से 7.45 है, यही उसका pH रहता है ब्लड का, तो इसलिए हमने इसको नियर न्यूट्रल कहा है। तो इसको एसिडिक नहीं है, ये बेसिक है, ओके। तो यूजुअली द ब्लड कंटेन pH ऑफ क्लोज टू 7.40, तो ये बेसिक हो गया। तो ब्लड जो है इट्स एन अल्कलाइन बफर ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस, दस ब्लड pH इज स्लाइटली बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। अगर ब्लड जो है एसिडिक वो बेसिक है, तो वो किस वजह से है, ब्लड की बेसिसिटी जो है डिपेंड करती है बाइकार्बोनेट जो आयंस होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाइकार्बोनेट आयन इटसेल्फ इज अ बेसिक आयन। इंटरेस्टिंगली कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट्स। जो CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन उसको पिक करके लेके जाता है, तो वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। दैट्स इट।
ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा। आज हमने कर्नाटका पीसीएस के सवालों को भी इसमें इंक्लूड किया, एमपी पीसीएस के सवाल भी आपने देखे, और मैक्सिमम जो स्टार्टिंग के सवाल थे वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड थे। अगेन आई विल से कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका वो है कि आप इसको लेवल्स की तरह पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 फिर 7 से 8, मतलब कहने का मतलब ये है पहले आप एनसीईआरटी को पूरा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप उन क्वेश्चंस के राइट आंसर देना शुरू हो गए हैं जो कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, पीएच कैसे डिटरमाइन करते हैं, ब्लड का पीएच कितना है, या एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या फ़र्क है, एग्जाम्पल्स हैं ये कुछ। तो उस तरीके के सवाल जब आपके ठीक होना शुरू हो जाते हैं तो आपको सेकेंड लेवल पे जंप करना है। सेकेंड लेवल पे जंप करने का मतलब क्या है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जितने स्टेटमेंट हो सकते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड सवालों को आप कर पा रहे हैं या नहीं। जब आप वो भी करना शुरू कर देंगे तो आता है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या है, थर्ड लेवल में आपको उसी टॉपिक से अप्लाइड पोर्शन के सवालों को सॉल्व करना है। तो अगर आप उसी टॉपिक के अप्लाइड पोर्शन वाले सवालों को सॉल्व कर पाते हैं तो समझ लीजिए यू आर रेडी फॉर द एनी एग्जाम ऑफ द कंट्री। आप उसको उसके लिए रेडी भी हैं और आप उसको पास भी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए ही नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट्स की बात मैं कर रही हूँ। कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो सभी सब्जेक्ट्स को आपको इसी तरीके से खुद को टेस्ट करना है। इसीलिए जितना आपकी प्रिपरेशन के लिए पढ़ना ज़रूरी है, 50% वेटेज जो है मैं पढ़ने को देती हूँ और 50% वेटेज मैं देती हूँ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को। उसके अंदर दोनों क्वेश्चन पेपर आते हैं, प्री का भी आता है और मेंस का भी आता है। तो जो लोग यहाँ पे मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं या फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट आप जो है मेंस आंसर राइटिंग भी साथ में ही शुरू कर दो। कुछ ना कुछ लिखना शुरू करो, कोई टॉपिक लेके जो टॉपिक आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है उसको लिखना शुरू करो वर्ड लिमिट्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।